हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पॉलिटी में हम फिलहाल जुडिशियल सिस्टम कर रहे हैं। भारत में किस तरह का है, सुप्रीम कोर्ट ये हमारा कवर हो चुका है, हाई कोर्ट भी हम कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ठीक है, सबसे जो सुप्रीम है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर जो है। उसके बाद उसके नीचे है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के नाम से भी हम जानते हैं और ये हमें 3 लेवल पर देखने को मिलते हैं। इनमें सिविल कोर्ट आ जाता है, क्रिमिनल कोर्ट आ जाता है और फिर कुछ अदर कोर्ट्स आते हैं जिनमें कि ग्राम न्यायालय, लोक अदालतें, परिवार न्यायालय, ये सब आ जाते हैं। तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम है। इसमें से हमारा आज लास्ट टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय निम्न में से किसके अधीन और उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ देखिए ये किसके अधीन होते हैं, हाई कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसीलिए ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। जब हम इकाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहले देश आता है, देश के बाद जो देश से छोटी इकाई है वो राज्य होते हैं, फिर राज्य के अंदर जो राज्य की छोटी इकाई होती है वो जिला माना जाता है। ठीक है, तो जिला स्तर पर और जिले से भी नीचे निम्न स्तर जैसे कि ब्लॉक आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं। तो जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन रहकर काम करते हैं और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। तो ये अनुच्छेद है 233 से लेकर 237 और पार्ट कौन सा है, पार्ट 6। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237। और हमने हाई कोर्ट में देखा था, हाई कोर्ट के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में वो हैं 214 से 231 तक। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालय, इनके लिए है अनुच्छेद 233 से 237 और भाग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का प्रावधान करते हैं। मतलब कि कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं उनका नियंत्रण रहेगा। तो ये है अनुच्छेद 235। बाकी ऑप्शंस भी अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद 234 है ये जिला न्यायाधीशों को छोड़कर बाकी जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। ठीक है, 233 ये सिर्फ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। 234 जिला न्यायाधीशों के अलावा जितने भी न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की बात करता है। 235 तो हमने देखा ही, इसका आंसर है बी। और 236 की बात करें तो ये पूरी तरह से व्याख्या करता है कि अधीनस्थ न्यायालय क्या क्या हैं, क्या क्या काम होंगे। तो पूरी व्याख्या 236 के अंतर्गत है। और 237 जो है वो ये बताता है कि जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन्हें लागू किस तरह से किया जाएगा। और बात करें क्वेश्चन की तो इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या फिर जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो किस अनुच्छेद में की जाती है। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था, 233 जो है वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं और 234 जो है जिला न्यायाधीश के अलावा बाकी जितने जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में इनमें से कौन सा कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो सत्र न्यायालय भी आता है इसके अंतर्गत, कोर्ट ऑफ सेशन जिसको बोलते हैं। मुंसिफ न्यायालय भी आता है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी आता है। कौन सा नहीं आता है पूछा गया है, तो यह है राजस्व मंडल, रेवेन्यू डिवीजन। नाम से ही समझ रहे होंगे, रेवेन्यू डिवीजन है ना, रेवेन्यू के बारे में है तो कोर्ट से लेना देना कुछ नहीं है, इसका राजस्व से लेना देना है। तो इसीलिए ये अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता। बाकी सभी, चाहे वो सत्र न्यायालय हो, मुंसिफ न्यायालय हो या फिर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालतें हों, ये सभी अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। सभी अधीनस्थ न्यायालयों या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हमने देखा था प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, उसके अधीन आते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर होते हैं और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप सभी ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य के गवर्नर कौन है। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है एक जिले में। राज्यों में हम देखते हैं उच्च न्यायालय है, न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च राज्यों में। ठीक है,
और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है एक, जो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी हम राज्य का बोल सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स के अधीन कौन काम करते हैं, जिले और बाकी नीचे लेवल पर, तो वो होते हैं जिला की जो अदालतें होती हैं वो करती हैं। तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी ये कौन होता है, तो ये होता है जिला न्यायाधीश। नाम से ही समझ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज ही होगा, तो इजीली इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाकी सभी ऑप्शंस में से। बाकी जो ऑप्शन है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर खंड विकास अधिकारी, इसे BDO भी बोलते हैं। इनके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, आप में से कई लोग हो सकता है कि तैयारी कर रहे हो या कभी एग्ज़ाम्स भी दिया हो, इनका एग्ज़ाम दिया हो। फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये विलेज लेवल पर होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी, विलेज पंचायत ऑफिसर, ये पंचायत के लेवल पर जो ऑफिसर होता है। तो यहाँ बात की जा रही है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, ये है जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और किसकी सलाह पर, उच्च न्यायालय के परामर्श पर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनसे कोई मतलब नहीं है, सेंटर से कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वो है राज्य से और राज्य के उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा राज्य की उच्च न्यायालय के परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जो निम्न में से नहीं है। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस आई थिंक यहाँ पर गलत आ गए, ये लास्ट में उपरोक्त सभी है, ये हटा देते हैं इसको, इसकी जगह रख लेते हैं कि भारत का नागरिक हो, क्योंकि ये वाली तो सब, ये योग्यता तो होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, बाकी जो देखते हैं इनमें से देखिए ये बिल्कुल ठीक है, वहाँ केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। केंद्र सरकार में या राज्य सरकार दोनों में ही किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। फिर जो थर्ड बताई गई है, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तो हमने देखा ही कि जिला न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उच्च न्यायालय की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। जो बी जो ऑप्शन दिया गया ये गलत है, उसे कम से कम 5 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव हो, ये गलत है। 5 वर्ष नहीं, यहाँ 7 वर्ष आएगा। ठीक है, 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव, यानी कि वकील रह चुका हो, 7 वर्ष तक वकील का अनुभव उसको प्राप्त हो, लॉयर का। ठीक है, तो यहाँ 7 वर्ष होगा, और क्योंकि ये गलत है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन है ये भी गलत है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार या फिर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन किसको प्राप्त है, तो ये होता है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है जिला न्यायाधीश होता है, ये जिले का तो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है ही, साथ में सिविल और आपराधिक मामलों में भी, सिविल मामलों में भी और आपराधिक मामलों में भी इसे मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जो जिला न्यायाधीश होता है ये सत्र न्यायाधीश भी होता है, सेशन जज भी होता है ये, यानी कि इसके पास सिविल कोर्ट की पावर भी होती है और क्रिमिनल कोर्ट की पावर भी होती है। सिविल जज भी होता है, क्रिमिनल जज भी होता है। जब सिविल जज का अपना भूमिका निभाता है तब उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब क्रिमिनल मामले या फिर फौजदारी मामले जिन्हें कहा जाता है उसकी जब जिम्मेदारी निभाता है तो सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो इस तरह से जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश ये एक ही होते हैं। सत्र न्यायाधीश किस लिए होता है, जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनकी सुनवाई करने के लिए, और जिला न्यायाधीश तब इसको कहा जाता है जब सिविल मामलों की सुनवाई करता है। दीवानी या फौजदारी या फिर सिविल या फिर क्रिमिनल, इनमें अंतर तो आपको पता ही होगा। सिविल होगा जैसे कि दो पड़ोसियों की लड़ाई हो गई, लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए चले जाते हैं, ठीक है, पुलिस के पास या कोर्ट के पास, तो वो मामले। और आपराधिक मामले यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो भी जुड़े हुए मामले होते हैं, तो ये दोनों ही शक्तियाँ होती हैं जिला न्यायाधीश के पास, और इनमें मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक देने का अधिकार किसको प्राप्त है। ठीक है, उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक देने का अधिकार प्राप्त है डिस्ट्रिक्ट जज को, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं इनमें जो सबसे बड़ा पद है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिला न्यायाधीश होता है, ये जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, तो इसीलिए सिर्फ इसके अधीनस्थ न्यायालय में सबसे ज़्यादा अधिकार इन्हीं के पास हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही होते हैं, और इसे उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक देने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन मृत्युदंड तो दिया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, लेकिन उस पर अमल तभी किया जाएगा जब उच्च न्यायालय जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा वो उसको सर्टिफाइड कर दे, ठीक है, जब वो उसके लिए हामी भर दे कि हाँ ठीक है ये जो मृत्युदंड दिया गया है बिल्कुल ठीक है, या उम्र कैद दी गई है ठीक है, तभी वो अमल किया जाएगा उस डिसीजन पर, लेकिन ये डिसीजन देने का अधिकार है डिस्ट्रिक्ट जज के पास।
नेक्स्ट है जिला और सत्र न्यायाधीश से नीचे दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए कौन से न्यायालय होते हैं। सबसे ऊपर जिला स्तर पर हमने देखा जिला और सत्र न्यायाधीश होता है, और ये दोनों ही जो क्षेत्राधिकार हैं एक जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है हमारा उसके पास होते हैं, चाहे वो जिला न्यायाधीश की जिम्मेदारियाँ हो या सत्र न्यायाधीश की। ठीक है, जिला न्यायाधीश उसे कब कहा जाता है, जब सिविल मामलों पे सुनवाई करनी हो, और सत्र न्यायाधीश कहा जाता है जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करनी हो। तो इन दोनों में फ़र्क समझिएगा। तो ये होते हैं जिला स्तर पर। ठीक है, अब इन दोनों से नीचे जब आ जाते हैं हम और नीचे लेवल पर, तो दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए कौन से न्यायालय होते हैं। तो तब होते हैं ए और बी दोनों, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। अब देखिए, हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं, एक है सिविल और एक है क्रिमिनल। जब हम जिला के स्तर पर बात करें तो जिला न्यायाधीश होता है जो इन दोनों का कार्यभार जिला न्यायाधीश के ऊपर होता है। जब सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो जिला न्यायाधीश कहा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट की जब जिम्मेदारी निभाता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जब इनके नीचे आते हैं तो सिविल मामलों के लिए होता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, और क्रिमिनल मामलों के लिए होता है मुंसिफ न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। दंडाधिकारी आया है ना, तो इसका मतलब कि क्रिमिनल से आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और जैसे कि जिला और सत्र न्यायाधीश था, इन्हें उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक देने की इनके पास अधिकार था। इसी तरह से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है जो ये 7 साल तक के कारावास की सज़ा दे सकता है, 7 साल तक की जेल की सज़ा ये दे सकता है, इतना अधिकार है। ठीक है, तो जिला और सत्र न्यायाधीश, इनके बाद ये दोनों आते हैं, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ये होता है सिविल मामलों के लिए, और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय ये होता है क्रिमिनल मामलों के लिए। आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निचले स्तर पर दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए कौन से न्यायालय होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही, जो एक होती है मुंसिफ अदालत और एक होता है सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, या फिर इसे न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय भी कहा जाता है। जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है, तो इसके नीचे लेवल पर जो आएगा, सबसे नीचे लेवल पर, उसमें मुख्य हटा दीजिए, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, और इसे ही सत्र न्यायाधीश का न्यायालय भी कहा जाता है। तो ये दोनों आते हैं, इन दोनों में ये होगा दीवानी के लिए और ये होगा फौजदारी मामलों के लिए। और यहाँ पर जो सत्र न्यायाधीश का न्यायालय या फिर न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मैंने बताया इसको ये भी बोला जाता है, इनके पास अधिकार होता है कि ये 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, 3 साल तक की जेल की सज़ा दे सकते हैं। तो ये होता है सबसे निचला स्तर अधीनस्थ न्यायालयों में। तो इस तरह से हमने 3 लेवल देखे हैं अधीनस्थ न्यायालयों के, जैसे कि दीवानी, फौजदारी है। सबसे पहला लेवल है, यहाँ पर होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डीजे, कितना अच्छा नाम है ना। तो जो जिला न्यायाधीश होता है, सबसे ऊपर लेवल पर, जिले के लेवल पर दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों को संभालता है। इसके बाद हम आ जाएं तो जो दूसरा लेवल है उसमें दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। और इनसे भी नीचे मुंसिफ अदालत दीवानी मामलों के लिए, फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश का या फिर न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ये 3 लेवल पर होता है। इसके अलावा कई महानगर जो होते हैं वहाँ पर कई बार देखने को मिल जाता है दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय और फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश का न्यायालय। तो ये सब में नहीं, क्योंकि राज्य का सिस्टम सब में बिल्कुल सेम नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए कुछ राज्यों में ये देखने को मिलेगा महानगरों में, इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, क्योंकि सब जगह नहीं होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। तो ये है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर DPSP है। तो ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये। ठीक है, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखकर स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा। तो ये हमने देखा था अच्छे से कि बाध्यकारी नहीं होते राज्य पर। ठीक है, तो राज्य को ये 39A इस तरह के निर्देश देता है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कदम उठाए। और ये तो हो गया कि बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी क्या है राज्य के लिए, तो वो है आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है, और इसके अलावा 22 का क्लॉज 1, ये फंडामेंटल राइट है दोनों। और ये क्या बताते हैं कि राज्य के लिए बाध्य है कि राज्य इस तरह का प्रयास करे, इस तरह के प्रावधान करे कि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित हो।
और सभी लोगों को बराबर न्याय प्रदान किया जा सके, इसके लिए राज्य कदम उठाए। तो ये बाध्यकारी हैं। ठीक है, अभी हमने जो बात की 39A, ये बाध्यकारी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये राज्य के लिए। अब हम यहाँ इसकी बात क्यों कर रहे हैं वो देखिए, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसी के आधार पर कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, या फिर इसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अधिनियम लागू किया गया था आर्टिकल 39A को ध्यान में रखकर ही। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया है कि अधिनियम कब लागू हुआ। ये अधिनियम लागू हुआ था 9 नवंबर 1995 से। ठीक है, इस दिन से लागू हो गया था। लाया कब गया था ये अधिनियम? लाया गया था 1987 में। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ये अधिनियम आया था, और इसके आधार पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी और 9 नवंबर 1995 से ये लागू हो गया था। और क्यों इसको लाया गया था इस अधिनियम को 1987 में और 1995 में इसको लागू किया गया? क्योंकि 39A में कहा गया है कि राज्य निःशुल्क और समान न्यायिक सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेगा कि हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो। तो इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी सेवा प्राधिकरण को निम्न में से कौन से कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी अर्ह व्यक्तियों को, मतलब ऐसे व्यक्ति जो इसके लिए एलिजिबल हों। ठीक है, अर्ह मतलब एलिजिबल, तो जो भी व्यक्ति एलिजिबल हैं उन्हें मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना, विवादों के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतें आयोजित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। तो ये सभी कार्यों के लिए, इन सभी काम को पूरा करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अब हमने यहाँ पर बोला मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने, यानी कि निःशुल्क फ्री कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। तो फ्री कानूनी सेवाओं के अंदर कौन कौन सी सेवा शामिल होगी? तो जैसे अदालती फ़ीस होती है, अदालत में जाते हैं उसके लिए फ़ीस कुछ देनी पड़ती है, प्रोसेस फ़ीस होती है, वकीलों को फ़ीस देनी पड़ती है, जो भी अगर कानूनी दस्तावेज़ प्राप्त करने हैं उनके लिए कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, अपील के लिए, पेपर बुक, इन सभी की तैयारी के लिए। तो इन सभी चीज़ों में जो फ़ीस लगती है उन सभी को माफ़ करना, और ऐसा होता है ना, सरकारी वकील भी दिया जाता है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, कानूनी सेवा प्राधिकरण या फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये इसी के अंतर्गत आता है, और पहले से ये नहीं था। जब इसे 1995 में लागू किया गया तब से ये चीज़ें मुफ्त मिलनी शुरू हुई। जो कानूनी सेवा है वो मुफ्त मिलनी, निःशुल्क मिलनी शुरू हुई थी। और जो यहाँ पर बात की हमने अर्ह व्यक्तियों की या फिर एलिजिबल व्यक्ति कौन कौन इसमें होंगे, तो महिलाएं, बच्चे, SC/STs के सदस्य, औद्योगिक मजदूर जो होते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा के शिकार व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। तो ये कुछ व्यक्ति होते हैं। या फिर मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति जो होते हैं, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिनकी की गई हो, ऐसे व्यक्ति, या फिर भिखारी। तो ये कुछ लोग होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अर्ह होते हैं। तो मेनली ये काम है कानूनी सेवा प्राधिकरण का, और इसे 1995 में लागू किया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक्टिव हो गया था ये 1987 के एक्ट से इसे लाया गया था। अधिनियम 1987 के ज़रिए इसको लाया गया था, 1995 में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं या अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जा सकते हैं, ऐसे अदालतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अदालतों को कहा जाता है लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालतें जो इनकी स्थापना की गई थी, इनको गठित किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि न्यायालय में जो भी मामले लंबित हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो न्याय मिलने में बहुत देरी होती है। तो ऐसे मामले जो लंबित हैं और बहुत कम समय में सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मामला है तो वो इसके पास लाए जा सकते हैं, और या फिर अभी मुकदमे के रूप में दाखिल ही नहीं हुए हैं तो उन्हें शांति से बातचीत के ज़रिए, मतलब ऐसा कि अनौपचारिक तरीका ये होता है। ठीक है, औपचारिक रूप से कोर्ट में नहीं जाते, बल्कि एक अनौपचारिक तरीका होता है, सस्ता तरीका होता है। और ऐसे मामले कि 2-3 लोग सामने बैठे हैं, उनके जिनके बीच में केस है, जिनके बीच में मामला है कुछ, उन्हें बिठाया जाएगा, 2-3 जजेस होंगे और अनौपचारिक रूप से होगा फैसला, आपस में बातचीत होगी और शांति से, प्यार से मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो इसी के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया था। स्वातंत्र्योत्तर काल में, मतलब आज़ादी के बाद, पहला लोक अदालत शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले गुजरात में पहला लोक अदालत शिविर आयोजित किया गया था। ठीक है, गुजरात में, और कब? 1982 में।
और जब इसे पहली बार गुजरात में इसे आयोजित किया गया तो देखा गया ये काफ़ी सफल रहा था। ठीक है, और जो पेंडिंग मामलों का बोझ था अदालतों के ऊपर वो काफ़ी कम हुआ था। तो इसके बाद इसे और ज़्यादा बाकी राज्यों में भी इसका विस्तार होने लगा, इसका आयोजन किया जाने लगा। लेकिन जो 1942 में पहला ये शिविर आयोजित किया गया था ये वैधानिक नहीं था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं हुआ था। वैधानिक दर्जा कब मिला था ये आगे देखते हैं। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो देखिए, अधिनियम पारित करके इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। पहले वैधानिक दर्जा नहीं था इसके पास। ठीक है, तो वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिसके द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया था, उसी अधिनियम के आधार पर ही लोक अदालतों को भी वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, देखिए संवैधानिक दर्जा नहीं है, ये वैधानिक है, दोनों में फ़र्क है। संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान में मेंशन किया जाए कि इस तरह की लोक अदालतें होंगी, लेकिन संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि वैधानिक दर्जा, लीगल दर्जा दिया गया कि लीगल है। अब अगर लोक अदालत किसी भी राज्य में आयोजित की जाती हैं तो इलीगल नहीं माना जाएगा, उन्हें लीगल होंगी। ठीक है, तो वैधानिक दर्जा दिया गया वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसी अधिनियम की बात की जा रही है जिसके ज़रिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और लोक अदालतों का गठन किया गया था। इसे किस वर्ष संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया? तो देखिए, इसी अधिनियम के ज़रिए NLSA का गठन किया गया था, लोक अदालतों का गठन किया गया था और स्थायी लोक अदालतों का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन ये अधिनियम जब 1987 में आया तब स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि 2012 में इसमें संशोधन किया गया और फिर स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई, इनका प्रावधान किया गया। अब ये स्थायी लोक अदालतें क्या हैं? लोक अदालतें जो थीं उन्हें स्थायित्व प्रदान करना कि उसमें एक अध्यक्ष या फिर सभापति बना दिया जाएगा एक फ़िक्स्ड टर्म के लिए, और फिर वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। और जैसे यहाँ बताया, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामले जैसे कि यात्री या फिर माल परिवहन से लेकर कुछ है, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाओं से रिलेटेड है, किसी संस्थान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की पूर्ति, स्वच्छता को लेकर है, अस्पतालों डिस्पेंसरियों में सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं उसको लेकर है, बीमा सेवाओं से लेकर है। तो जो भी ऐसी सेवाएं जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं हैं उनसे जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया 2012 में कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 में इस अधिनियम में संशोधन करके। ठीक है, 2012 में इसे संशोधित किया गया और स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता और बातचीत को प्रोत्साहित करने और समाधान सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित मामलों के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई और इसके लिए लाया गया परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि जो पारिवारिक विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनमें बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि अदालत में ना जाए वो मामले सीधा, बल्कि पहले ही कोशिश की जाए, क्योंकि अदालत क्या करेगी, ये देखेगी सही कौन है गलत कौन है और फैसला दे देगी। लेकिन उससे पहले उनका निपटारा हो जाए आपस में बातचीत के ज़रिए। हो सकता है गलतफहमियां हो दो पक्षों के बीच में, या फिर बातचीत के ज़रिए समझौता करके थोड़ा बहुत करके कुछ सॉल्व कर लिया जाए पहले, तो जो परिवार की चीज़ें हैं कोर्ट तक ना पहुंच पाएँ, क्योंकि पारिवारिक जो माहौल होता है कोर्ट तक चला जाता है तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है इंडिया में, और फिर वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो अगर कहीं समाधान की गुंजाइश भी होगी ना तो कोर्ट में जाके वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई और ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के ज़रिए इसकी स्थापना की गई। और ये भी सस्ता होता है, कम खर्चीला होता है, अनौपचारिक बातचीत इसमें होती है, कोई औपचारिकता नहीं दिखानी पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए इनका ये अधिनियम लेकर आया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत कौन से न्यायालय की व्यवस्था की गई? तो नाम से ही समझ गए होंगे, ग्राम न्यायालय अधिनियम मतलब कि ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय मुहैया कराना, सुलभ कराना। ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि क्या होता है, ये बहुत खर्चीला माना जाता है और जो कोर्ट तक जाने का जो पूरा प्रोसीजर होता है, वकील को करना, सारे कागजात जमा करना, तो ये सब बहुत खर्चीला और बहुत सिर दर्द करने वाला होता है। तो इसीलिए गांव के स्तर पर या छोटे लेवल पर लोग नहीं पहुंच पाते या फिर टाल देते हैं कि चलो छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं या समझौता कर लें या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं।
और वो कॉम्प्रोमाइज़ भी किस तरह से होता है कि जो बड़ा होता है हमेशा वो छोटे को दबा देता है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली इंसान होगा वो कम शक्तिशाली को दबा देता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ भी सही नहीं है ना, तो इसीलिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। ये भी एक सस्ता तरीका है, ऐसा तरीका जो लोगों तक पहुँचे, लोगों के दरवाजे तक न्याय को मुहैया कराने के लिए ये तरीका का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए 2008 में अधिनियम लेकर आया गया और जिसके तहत ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो आई थिंक कि अधीनस्थ न्यायालय या सबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी। मैंने कोशिश की है समझाने की। क्वेश्चन शायद मैंने कम ही पूछे आज, जो भी पूछे आप ज़रूर बताइएगा। और ये कल के क्वेश्चन जो थे उनमें से ये एक मेन क्वेश्चन था, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो कौन कौन से हाई कोर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये 2 लोगों के मैंने यहाँ पर लिए हैं आंसर। आप ज़रूर दूसरों के आंसर रिव्यू किया कीजिए, अगर आप नहीं खुद दे पाते हैं तो दूसरों के आंसर पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी। और ये हम अक्सर मैंने देखा है कि आंसर बहुत अच्छे से करते हैं और कोशिश करते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की। तो आप लोग भी इसी तरह से आंसर दीजिए अच्छे से, और नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरों के आंसर भी रिव्यू कीजिए। एक ये डाउट था किसी का, आर्टिकल 32 और 139 इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि 32 भी रिट की बात कर रहा है, 139 भी रिट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की रिट की। और 226 तो हमें पता ही है हाई कोर्ट रिट जारी करता है 226 के अंतर्गत। तो दोनों में अंतर ये है, 32 जब हम देखते हैं ना, 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और 32 12 से 35 के अंदर ही आता है, मतलब फंडामेंटल राइट है। और कौन सा फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनका अगर हनन होता है तो हम उन्हें वापस लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी से रिट्स जारी कर सकता है हमारे अधिकारों को वापस दिलाने के लिए, या जब भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो खुद की मर्ज़ी से रिट्स जारी कर सकता है। 5 तरह की रिट होती है, हम कर चुके हैं उसको पीछे, तो जाकर देख लीजिएगा। फिर 139 की बात करें तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की ही पावर है, लेकिन ये पावर कहाँ से डिराइव होती है, इसमें ये बताया गया है 139 में कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बनाकर ऐसी कोई भी अगर पावर देनी है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की, कोई ये जो 5 रिट होती हैं और वो 5 रिटों को लेकर या फिर उनके अलावा कोई रिट है, अगर वो जारी करने से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट को पावर देनी है तो पार्लियामेंट इस तरह का कोई भी कानून लेकर आ सकती है। तो ये जो 139 है ये पार्लियामेंट के लिए अधिकार देती है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर रिट जारी करने के लिए उसे कहना है, ये 5 रिट जो होती हैं और इन 5 रिट के अलावा कोई और रिट भी जारी करवानी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को बोलना है कि ये रिट जारी करने की शक्ति दे रही है पार्लियामेंट, तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून लेकर आ सकती है। तो 139 में ये कहा गया है। 32 में सिर्फ 5 तरह की रिट की बात की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक है। कोई बताएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट को, कोई शक्ति नहीं दे रहा है, ये शक्ति खुद संविधान दे रहा है। और 139 में पार्लियामेंट शक्ति अगर देना चाहे सुप्रीम कोर्ट को तो ये 5 रिट प्लस अदर रिट कोई अगर जारी करने की शक्ति देनी है सुप्रीम कोर्ट को तो वो कहा गया है 139 में। तो आई होप यहाँ डिफरेंस समझ में आया होगा। 226 ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है और हाई कोर्ट न सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेकर रिट जारी करता है बल्कि और मामलों को भी। 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेकर ही रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर कुछ और पावर देनी है, कोई और रिट जारी करने की पावर देनी है तो वो पार्लियामेंट दे सकती है 139 के अंतर्गत। तो ये हो गया इसके बारे में और हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।